नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम आज आपके साथ हैं एसएस यूपीपी के जो है अंतिम प्रहार बैच में। जैसा कि आप जानते हैं यूपीपी की परीक्षाएं सन्निकट है आपके, और उस परीक्षा की दृष्टि से आपके एग्ज़ाम की तैयारी को फिनिशिंग टच देने और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से हम लेकर आए हैं आपके साथ यूपीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि 3 साझेदार ABC 4 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ABC 3 साझेदार हैं, 4 संबंधे 5 संबंधे 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में C का हिस्सा A की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करें। ध्यान से समझिएगा दोस्त, सिंपल सवाल। यह है ABC 4 संबंधे 5 संबंधे 6। A का C का हिस्सा A की तुलना में 200 अधिक है। अगर आप प्रोपोर्शनल डिफरेंस देखेंगे तो 2 भाग आएगा, और 2 भाग बराबर 200 अधिक है तो 1 बराबर भाग हो जाएगा 1 भाग बराबर 100 के। तो कह रहे हैं उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ 5 4 9 6 15 भाग बराबर 1500। ये हो गया ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर है, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको थोड़ा अलग तरह का लगेगा। पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट पैटर्न पे। जैसे 3 साझेदार A, B और C ने 2 संबंधे 3 संबंधे 4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार D शामिल हुआ जिसने A और C प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में D का हिस्सा अब 100 रुपए है तो कुल लाभ ज्ञात करें। समझने की कोशिश करिए। A, B, C 2 संबंधे 3 संबंधे 4। अब इसमें एक पार्टनर D भी आ गया, और उस D ने क्या किया, A और C प्रत्येक के शेयर का आधा हिस्सा लिया। यानी A के शेयर का आधा हिस्सा लिया तो 1 लिया, और C का आधा लिया तो 2 लिया, यानी कुल D ने क्या ले लिया, 3। तो ABCD का रेशियो हो गया 1 संबंधे 3 संबंधे 2 संबंधे 3। कह रहे हैं तो D का हिस्सा अब 100 रुपए है, कुल लाभ ज्ञात करो। D यानी 3 बराबर कितना, 3 भाग बराबर 100। पहले ध्यान से समझो क्या किया हमने, ठीक है। A का आधा 1 और C का आधा 2, ये उठा के दे दिया D को 3, और अब A के पास 1 बचा और C के पास 2 बचा। अब कुल, और कह रहा है कि D का हिस्सा 100 रुपए है, यानी 3 भाग 100 रुपए के बराबर है। तो कुल 3 2 5 3 8 1 9 भाग बराबर क्या कह रहे हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ हो गया आपका 300, 3 तरीके 9 300। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक खुदरा व्यापारी ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तु, 11 रुपए की दर से 9 वस्तु और 15 रुपए की दर से 14 वस्तु खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। पहले तो औसत लागत निकाल ले हम। ये देखो क्या है, वस्तु है, ये क्या है, मूल्य है, और ये आपका सीपी, औसत एवरेज सीपी। तो वस्तु कितनी है 7, दर है 10, ये दर है, मूल्य का मतलब क्या है, दर से, तो ये 70 रुपए हो गया। फिर 9 वस्तुएं 11 रुपए, तो 11 9 99, और 14 वस्तुएं 15 रुपए, तो 15 चौका 60, 6 15 का 15 6 21 210। कुल वस्तु हो गया 30 वस्तुएं, और इनका मूल्य हो गया 9 और 10 17 379। अब कह रहे हैं अगर इसको 20% लाभ पर बेचा जाए, यदि प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें, तो 20% लाभ का मतलब हो गया 379 बाई 30। ये तो प्रति वस्तु, एक वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, और इसमें 120/100 कर देंगे तो आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। 3 चौके 12,
4 हम 100, ये 15 आपको मिल जाएगा 15.16 रुपया, ये सीपी आ जाएगा आपका। क्लियर है? 15.16। क्लियर कहानी? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान से समझिएगा। ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 16 दिन और सी प्लस ए 24 दिन। एलसीएम हो गया 48, 12 चौक 48, 16 तियां 48 और 24 दूनी 48। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अब आप बात को समझो जरा सा। अगर आप बात करो तो ए जैसा 2 आदमी, बी जैसा 2 आदमी और सी जैसा 2 आदमी कितना काम कर लेते हैं? 4 3 7 2 9 काम। ठीक, तो ऐसे आदमी को 6 लोगों को काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 48/9 दिन। और काम कितना लोगों को पूरा है करना है? 3 लोगों को, तो उसका 2 गुना समय लगेगा, यानी 96/9। 96/9 का मतलब हो गया 9 दहा में 90, 3 दूनी 6, 2/3 दशमलव दिया है तो 10.666 या 10.67। कट तो नहीं रहा है ना? नहीं, 10.67। क्लियर है कहानी? अगला सवाल है, सिंपल तरीके से बता रहा हूं, सब चीजें बहुत आसान है। एक व्यक्ति 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग में 21 किमी प्रति घंटा की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किमी प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। बात को ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहे हैं? दूरी आपको चाहिए, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। चाल क्या हो गई दोस्त? आधी आधी दूरी गया है तो क्या हो जाएगा? 2 × 21 × 24 बाई 4 1 5 और 2 2 4 और गुणित समय 5 है। 5 9 45, 3 3 9, 3 7 21, 3 वट्ठे 24, 8 7 56 और 56 दूना 112 किलोमीटर। ठीक, ये ऑप्शन ए सही हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5/6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किमी तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? ध्यान से समझिएगा, सिंपल सवाल है। दो रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात यानी S1 संबंधे S2 क्या है? 5/6। ठीक है, पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर, सॉरी दूसरी रेलगाड़ी, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई? 450/5 यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताओ हमको, अगर 6 बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 75 kmph। ठीक, ये डी ऑप्शन हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ? कर लेंगे क्लियर? ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कह रहे एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात करें। ठीक, सिंपल सवाल है, समझ लो। आपको कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। सपोज करिए चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी है? 3x है और ये बराबर दे रहे हैं 768, यानी 3x² = 768 या x² बराबर 3 दूनी 6, 3 5 15 और 3 6 18 यानी x बराबर कितना हो गया? 16। ये चौड़ाई है। लंबाई क्या है? 3x 16 तियां 48, ये लंबाई हो गई। परिमाप की बात कर रहे हैं अगर, तो परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई यानी 16 + 48 और 64 दूना 128 मीटर।
ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सवाल। ठीक है, कर लोगे। देखो भाई यूपीपी का यही पैटर्न है और ये सारे क्वेश्चंस यूपीपी के क्वेश्चन हैं और यूपीपी में इसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको बहुत हवा बनाने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, कितना सवाल कठिन आएगा, सब कुछ नहीं। बहुत इजी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 3 अंकों की एक संख्या एबीसी है जिसमें ए 100वें स्थान पर, बहुत अच्छा सवाल, बी 10वें स्थान पर तथा सी इकाई स्थान पर। इस संख्या को एबीसी रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया गया, परिणाम क्या होगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, क्या परिणाम होगा। मैं पहले बता दूं आपको कि संख्या अगर एबीसी है, इकाई बीसी और एबीसी है, इसको विभाजित किससे किया जा रहा है? एलसीएम ऑफ किससे? 7, 11, 13 और बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? एबीसी। यानी एबीसी बटा 1001 इज इक्वल टू एबीसी, यही आ रहा है। पुनः लिखा जाए तथा इतने से असमाप्त परिमाण, अच्छा सॉरी, ठीक, एक मिनट, ये आपको क्या प्राप्त होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना जरा सा, क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन में क्या है? एबीसी, वही मैं लिख रहा था। अगर यहां से एबीसी मिल रहा है तो देखो क्या मामला है कि इसका मतलब है कि इसका अगर हम ये करें कि एबीसी इज इक्वल टू 1001 इंटू एबीसी और गुणा करोगे तो क्या आएगा? इसमें आ जाएगा एबीसी हो जाएगा 0, ठीक, और एबीसी गुणा करने पे आ रहा है। इसका मतलब है कि क्या होगा? इससे भाग देने पे ये एबीसी सही ऑप्शन है। क्लियर है बात को समझो। एबीसी को 1001 से भाग दोगे तो एबीसी ही आएगा। क्यों? क्योंकि एबीसी का 1001 में गुणा करोगे, देख लो, गुणा करके भी चेक कर लो, आप संतुष्ट हो जाओ कि आएगा यही। कैसे देख लेते हैं। जैसे अगर किसी ने लिख दिया 1001 और इसमें एबीसी से गुणा करना है, सी से गुणा होगा तो C00C, बी से गुणा होगा तो B00B और ए से गुणा होगा तो A00A। तो एबीसी यही आएगा। ठीक है, कंफर्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या 247x8 44 से डिविजिबल है तो कौन सा अंक यक्ष को प्रतिस्थापित कर सकता है? देखो पहली चीज तो आप ये समझो कि एक 247x8 अगर ये 44 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये सेपरेटली 4 और 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब 4 से 1 रखोगे तो 18। इस तब देखो 4 से विभाज्यता का नियम क्या करता है? किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो संख्या 4 से विभाज्य है। तो अगर 1 रखोगे तो 18 4 से नहीं कटेगा तो 1 नहीं हो सकता। 2 रखोगे तो कटेगा, ठीक है, 3 रखोगे तो भी नहीं कटेगा, 4 रखोगे तब भी 4 से कट जाएगा। अब आप बात समझो क्या रख सकते हो। यहां पे अगर 247 अगर 28 रख ले हम तो देखो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि विषम स्थान के अंकों के योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। एक बार हम ऑप्शन रख रहे हैं, सिर्फ 2 रख लिया तो देखो विषम स्थान पे 2, 7 2 9, 9 8 17 और इसमें से 4 2 6 जाएगा तो 11 से विभाज्य है। इसका मतलब x के स्थान पे 2 ही रखा जाएगा। दोस्तों यूपीपी का एग्जाम बहुत आसान होने वाला है आपके लिए अगर आपकी तैयारी सही दिशा में चलती रही है। इतने दिनों से आपने तैयारी की है और अगर मेहनत से सच में आपने तैयारी की है 4 से 5 महीने तक तो यूपीपी का एग्ज़ाम एकदम डरने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें 50 लाख फॉर्म पड़े हैं कि 60 लाख फॉर्म पड़े हैं। आपको अपनी एक सीट से मतलब है। धैर्यपूर्वक तैयारी करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए, बहुत आसान सा एग्ज़ाम होने वाला है। इसको बहुत प्रेशर बना के मत आप अपने ऊपर रखिए, ठीक है। तो कल फिर मुलाकात होगी आपसे सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर कुछ और बेहतरीन यूपीपी के सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।